गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम विजय है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। ये एक पूरी सीरीज है, राइट। इसका ये पार्ट 8 है। पार्ट 7 ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे भारतीय इतिहास से अलग और भी कुछ कराया जा रहा है, जैसे पॉलिटी के 2 वीडियो डाले गए हैं। पॉलिटी की सीरीज भी चलाई जाएगी बहुत जल्दी, और अभी फिलहाल अभी ज्योग्राफी पे काम काम चल रहा है। ज्योग्राफी की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो बच्चे कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो सारी चीजें साथ साथ चल रही है। लूसेंट के ऑलरेडी 2-3 वीडियो पढ़े हुए हैं, लूसेंट पे भी और काम करेंगे हम लोग। और इसके साथ 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 अगर आपको हिस्ट्री के अंदर अगर क्या कहते हैं नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, राइट, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर वीडियो है, वो भी मैंने ऑलरेडी डाला अपने यूट्यूब चैनल पे। बुद्धिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री में देखा गया है, तो उससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं इजिली, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक, राइट। आज का टॉपिक जो है भारतीय इतिहास पार्ट 8। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना थी। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना थी? चंद्रवरदाई की। किसकी रचना थी? चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि थे। देखो बच्चों, हम लोग जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं ना, मोस्टली हमने ये सुना है पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो वो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो पृथ्वीराज तृतीय थे। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, तीसरे नंबर के जो पृथ्वीराज चौहान थे वो थे वो, ठीक है। और उनके राज दरबार में एक कवि हुआ करते जिनका नाम था चंद्रवरदाई, जिन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान वंश के राजा ने की थी। तो कौन सा चौहान वंश के राजा ने की थी अजमेर नगर की स्थापना? अजय राज द्वितीय ने। किसने? अजय राज द्वितीय ने की थी अजमेर नगर की स्थापना, राइट। अजमेर नगर से 2 क्वेश्चन है जो मैंने कल बताए थे। एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा, राइट, वो भी कहाँ है? अजमेर में ही है। और अन्ना सागर वो भी कहाँ है? अजमेर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। जो खतौली का युद्ध था किनके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। किनके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था खतौली का युद्ध, ठीक है। कब लड़ा गया था? 1518 ईस्वी में। कब? 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण। कभी आप जाए चित्तौड़गढ़ तो आप जरूर देखना, काफी अच्छा बना हुआ, बहुत ब्यूटीफुल है वो। और उसके अंदर जाने का रास्ता भी है, मैं ऑलरेडी गया हूँ वहाँ पे। और वो काफी बहुत बड़े एरिया में है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे किले हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। और अच्छा है, कभी आप जाए चित्तौड़गढ़ तो आई रिकमेंड कि आप जरूर वहाँ पे होके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज किस उपाधि से विभूषित शासक थे। यानी कि राजा भोज को कौन सी उपाधि मिली हुई थी, या कौन सी उपाधि उन्होंने ग्रहण कर रखी थी। तो कौन सी उपाधि ग्रहण कर रखी थी उन्होंने? कवि राज की। कौन सी? कवि राज की। राजा भोज को कौन सी उपाधि मिली थी? कवि राज की उपाधि मिली हुई थी। खुजराहो किस शासक वंश की राजधानी था। तो किन की राजधानी था? जो खुजराहो की जो एरिया है वो किन शासक वंश की राजधानी था? चंदेल वंश की। किन की? चंदेल वंश की। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कैसे भी घुमा के आ जाएगा कि चंदेल के जो क्या कहते हैं जो मंदिर है उनका जो निर्माण है वो किसने कराया है? खुद जो चंदेल वंश के जो राजा उन्होंने कराया है। या खुजराहो जो था वो किसकी राजधानी था, किसके शासन में राजधानी था? तो चंदेल वंश के शासन में खुजराहो क्या था? राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। देखिए, जो गजनवी था ना, ये मोहम्मद गजनवी, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, राइट, और बहुत कुछ लूट के लेके गया था यहाँ से, ठीक है। उसके इस आक्रमणों के अंदर ना जो सोमनाथ का आक्रमण है वो बहुत फेमस है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत अति लूट मार करके गया था और बहुत कुछ लेके गया यहाँ से। सबसे ज्यादा जो धन संपदा लेके गया था ना वो इसी वाले जो आक्रमण में लेके गया था। जब वो इस आक्रमण को करने के लिए आया था तो उसमें शासक कौन था? उसमें शासक था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। और जो भीम प्रथम थे वो कौन से वंश से बिलोंग करते थे? सोलंकी वंश से बिलोंग करते थे। कौन से वंश से? सोलंकी वंश से बिलोंग करते थे भीम प्रथम। कब के समय थे? जब मोहम्मद गजनवी ने
कहाँ आक्रमण किया था? सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था। देखिए बच्चों, आप हिस्ट्री पढ़ोगे पीछे से काफ़ी चीज़ें हैं। हिस्ट्री में कहते हैं कि भारत जो था वो सोने की चिड़िया था और ये फैक्ट है। भारत पहले सोने की चिड़िया ही था। मगर यहाँ पे हिस्ट्री के पन्ने उठा के देखोगे ना, तो यहाँ पे इतने लोग आए, इतने लोगों ने इतना लूटा है ना इसको, इतनी अति मचा रखी थी यहाँ पे कि यहाँ पे सब खाली कर दिया। आज के टाइम में हम कहते हैं कि इंडिया जो है ना, वो डेवलपिंग कंट्री है। समझ रहे हो आप? इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, मतलब डेवलप हो रही है। और यूएस जो है ना, यूएस अमेरिका, वो डेवलप्ड है, राइट? मगर एक टाइम ऐसा था जब इंडिया जो था पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा समृद्ध माना जाता था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा धनवान माना जाता था। मगर यही है, देखिए टाइम की बात है सारी। एक एक टाइम वो था, एक टाइम आज का टाइम है कि हम लोग अभी फाइट कर रहे हैं पॉवर्टी के साथ, राइट? गरीबी के साथ फाइट कर रहे हैं, जो कि एक टाइम में सिचुएशन ही कुछ और थी। तो इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कितने लोगों ने कितना-कितना आक्रमण किया और कितना कुछ लेके गए हैं हमारे यहाँ से, ठीक है? तो पढ़ेंगे आगे पूरी हिस्ट्री के अंदर क्या-क्या हुआ था। तो इसमें क्या था कि जो महमूद गजनवी था ना, इसने 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है? और जिसका जो फेमस आक्रमण है, कौन-सा आक्रमण है? वो सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण है। जब सोमनाथ का आक्रमण उसने किया था, तो वहाँ शासक कौन था उसका? भीम प्रथम था। और भीम प्रथम कौन से वंश से बिलॉन्ग करता है? सोलंकी वंश से बिलॉन्ग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर या प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो आबू पर्वत पर जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, किसने बनवाया है? तो वो बनवाया है भीम प्रथम ने। ठीक है, कितने बनाया है? भीम प्रथम ने बनवाया है, भीम प्रथम के सामंत बिमल ने। मगर जब कई बार क्वेश्चन आता है ना, तो भीम, क्योंकि देखिए हमेशा राजा के बारे में बात की जाती है कि किसने बनवाया है, तो किसने बनवाया था? भीम प्रथम ने बनवाया था। कौन था? आबू पर्वत का दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर। नेक्स्ट करते हैं, भारत पर प्रथम बार अरबों ने कब आक्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? पहले भी कई बार एग्जाम में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत पर प्रथम बार अरबों ने कब आक्रमण किया था? तो अरबों ने आक्रमण किया था 1712 ईस्वी में। कब किया था? 1712 ईस्वी में किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये पहला बंदा था, ठीक है, जो मतलब इस्लामिक कंट्री, समझे, इस्लामिक कंट्री से आक्रमण करने वाला ये पहला बंदा था, ठीक है? कब किया था आक्रमण इसने? 1712 ईस्वी में किया था। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? किस पर आक्रमण किया था उसने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाहिर। कौन? दाहिर। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध के ऊपर, तो सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। प्रथम बार अरबों का आक्रमण कब हुआ? 1712 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। सॉरी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो सिंध का राजा कौन था? दाहिर था, ठीक है? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? ठीक है, पहला तुर्क कौन था भारत पे आक्रमण करने वाला? सुबुतगीन। कौन था? सुबुतगीन था पहला तुर्क भारत पे आक्रमण करने वाला। भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? सुबुतगीन था। सुबुतगीन के ससुर अलब्दगीन ने उसे किस उपाधि से सम्मानित किया था, या सुबुतगीन को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? कैसे भी बन के क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट आंसर है अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा, ठीक है? तो सुबुतगीन को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? अमीर उल उमरा। किसने दी थी? इनके ससुर ने दी थी, अलब्दगीन ने। बच्चों कुछ नाम ना इसके ऐसे ही होते हैं हिस्ट्री में, ठीक है? आपको क्योंकि थोड़े से टफ रहते हैं पढ़ने के लिए या याद करने के लिए, तो आप कैसे भी ट्रिक्स बना के उसको याद कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन अगर आता है तो आपको चाहे थोड़ा बहुत भी हिंट लगा के कर सको तो हिंट लगा के कर देना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था जन्म महमूद गजनवी का? तो महमूद गजनवी का जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 में। कब हुआ था? 1 नवंबर 971 में। 1 नवंबर से मुझे कुछ और याद आया, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो हरियाणा दिवस है या जो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई है, वो भी 1 नवंबर को हुई है। कब हुई है? 1 नवंबर 1966। कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को हुई है हरियाणा राज्य की स्थापना, ठीक है? और महमूद गजनवी का जो जन्म है वो भी कब है? 1 नवंबर, मगर कब है? 1971। कब है? 1 नवंबर 1971 में है, ठीक है? नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था इनके पिता का? सुबुद्दीन। जो सुबुद्दीन थे वो इन्हीं के पिता थे, ठीक है? जो सुबुद्दीन थे वो महमूद गजनवी के ही पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि ली थी? तो कौन सी उपाधि ली थी महमूद गजनवी ने? तो महमूद गजनवी ने ली थी सुल्तान की उपाधि। कहाँ से ली थी? तुर्की के शासकों से। कौन सी उपाधि ली थी? सुल्तान की उपाधि ली थी। किससे ली थी?
तुर्की के शासकों से। और कौन सी उपाधि ली थी? यमीन उद्दौला। यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साम्राज्य की दक्षिण भुजा। कहते हैं ना यार, तो मेरा मतलब मेरा बायां हाथ है, ऐसे कहते हैं ना। कि तो यामीन उद्दौला कहा जाता है उनको, उनकी लैंग्वेज में। तो मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि ली थी? सुल्तान की उपाधि ली थी। किससे? तुर्की के शासकों से। और यामीन उद्दौला की उपाधि ली थी। यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य की दक्षिण भुजा। और एक उपाधि और ली थी, अमीन उल मिल्हा। अमीन उल मिल्हा, इसका मतलब होता है धर्म संरक्षक। मैंने पहले भी डिस्कस किया, दोबारा बोल रहा हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम थोड़े से नहीं याद कर पाते, तो थोड़ा बहुत हिंट लगा के आप कर लेना। थोड़ा बहुत अपना ट्रिक लगा लेना कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो महमूद गजनवी के पास कितनी उपाधि थी? 3 उपाधि थी। सुल्तान की, यामीन उद्दौला की, अमीन उल मिल्हा की। सुल्तान की, यामीन उद्दौला की और अमीन उल मिल्हा की। ठीक है, जल्दी जल्दी भागना नहीं है हमें। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि फटाफट फटाफट वीडियो देख लिया और कुछ समझ ही नहीं आया। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, समझ के पढ़ो। जितना भी समझ आया ना, जितना भी पढ़ो ना, बस वो समझ आना चाहिए। देखिए, अब समझ लो कि अगर आप पढ़ते हो 100 क्वेश्चन, समझ आते 20 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपने 20% ही तो कवर किया। अगर आप पढ़ते हो 100%, समझ आते 80 क्वेश्चन, तो हमने एटलीस्ट 80% कवर किया। राइट? तो समझ के करो, अच्छे से धीरे धीरे करो। अरब व्यापारियों ने समुद्री तट पर तौल की किस इकाई को लागू किया था? तो जो अरब व्यापारी थे, तो समुद्री तट पे जब ये अपना क्या कहते हैं व्यापार करते थे, तो जो तौलते थे ना, ये तौल की किस इकाई को यूज करते थे? उसका इकाई का नाम था बहार। क्या नाम था? बहार नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो पीसीस के एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी या पीसीस के एग्जाम के अंदर। कि अरब व्यापारियों ने समुद्र तट पर तौल की किस इकाई का प्रयोग किया था? तो क्या इकाई थी तौल की? बहार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महमूद गजनवी, या गजनी बोलते हैं या गजनवी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने किस साम्राज्य का शासक था? तो कौन से साम्राज्य का शासक था महमूद गजनवी? तो वो था गजनी साम्राज्य का। कौन से साम्राज्य का? गजनी साम्राज्य का शासक था। और गजनी कहाँ पड़ता है? गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी, जहाँ पे कौन था? सबुद्दीन था। सबुद्दीन का बेटा कौन था? मोहम्मद गजनी था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब पहली बार तुर्कों ने आक्रमण किया था, तो पंजाब में किस वंश का शासक था? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली। तो क्या आंसर है? जयपाल। कौन थे? जयपाल। जब तुर्कों ने आक्रमण किया था, तो उस समय पंजाब में कौन शासक कर रहा था? जयपाल शासक कर रहा था उस समय। नेक्स्ट है, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्हा ने किस यामिन उद्दौला तथा यामिन मिल्हा की उपाधि दी थी? ये कह रहा है कि बगदाद के जो खलीफा थे ना, अल आदिर बिल्हा, ठीक है, बगदाद के खलीफा कौन थे? अल आदिर बिल्हा। इन्होंने ना किसको यामिन उल उद्दौला और यामिन उल मिल्हा की उपाधि दी थी? तो अभी 2 मिनट पहले हमने पहले ही क्या कर लिया कि किसको दी थी? मोहम्मद गजनवी को दी थी। किसको दी थी? मोहम्मद गजनवी को दी थी। यामिन उद दौला और यामिन उल मिला की उपाधि किसको दी थी? यामिन उद दौला और यामिन उल मिला की उपाधि दी थी महमूद गजनवी को। किसने दी थी? बगदाद के खलीफा। किसने दी? बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला। दोबारा बोल रहा हूँ, नाम थोड़े से टफ रहते हैं याद करने में, मगर आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो बगदाद के खलीफा अल आदिर बिला ने उपाधि दी थी यामिन उद दौला की और यामिन उल मिला की। किसको दी थी? महमूद गजनबी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये मैंने क्वेश्चन पहले क्लियर कर दिया है। 17 बार आक्रमण किया था इसने भारत पे, और बहुत लूट पाट ही की थी बेसिकली। ठीक है, यहाँ से लूट लूट के लेके किया था जितना भी सामान था। ठीक है, क्योंकि इनको उनकी नज़र में क्या था कि उस समय ना भारत बहुत ही मतलब इनको लगता था कि यार ये तो बिल्कुल सुनहरा ही चीज़ है और सुनहरे सोने की चिड़िया। वो क्या, वो वही वही लोग कहा करते थे कि ये सोने की चिड़िया है, यहाँ बहुत बहुत धन है, बहुत समृद्ध है। तो वो आते थे यहाँ से, लूटते थे, चले जाते थे। और देखिए, इसका कहीं ना कहीं ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि हमारे जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो यूनिटी थी, वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। अगर हमारे यहाँ पे यूनिटी होती, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बाहर का आके यहाँ पे आक्रमण करके जाता। मगर यहाँ के लोग क्या थे, यहाँ के लोग आपस में ही इतना झगड़ा करते थे, इतना लड़ते थे कि बाहर वालों के लिए बहुत
एक बहुत ईज़ी ऑप्शन थे। कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के और समझ आया इस चीज़ को पढ़ के कि जब अंग्रेज़ लोग इंडिया में आए थे, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी। मगर उनको पता था कि यहाँ के लोग ही जो है ना, वो आपस में इतने भेद, यहाँ पे जाति के आधार पे इतने ज़्यादा भेदभाव है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब एक-दूसरे को ये लोग मारने-काटने पे लगे हुए हैं कि हमें मतलब सेना लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मतलब दिमाग के खेल से ही इनको हरा देंगे और ऐसा ही हुआ था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि उन लोगों ने हमें ऐसा नहीं किया था कि बहुत मतलब सेना लेके हमारे सिर के ऊपर बंदूकें रख दी थी। मगर जो उनके जो क्या कहते हैं नीतियाँ थी, जैसे कहते हैं ना फूट डालो, राज करो की नीति थी अंग्रेज़ों की। तो समझ लो वो एक एक क्या थी, एक सोच थी उनकी। उस सोच के ऊपर ही पूरा भारत की मतलब उन्होंने हालत ख़राब कर दी। समझ रहे हैं मतलब? तो कई बार क्या होता है कि हथियार से ज़्यादा जो होता है ना, वो दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो उन लोगों ने उस चीज़ से हमें वार किया था। और यहाँ के लोग जो थे ना, वो यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कमज़ोर थे। आपस में ही इनकी अच्छे से नहीं बनती थी, जिसका बहुत ज़्यादा खामियाज़ा उठाना पड़ा इंडिया को। और आज जो इंडिया वो है डेवलपिंग कंट्री में जिसका नाम गिना जाता है, जो ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, ठीक है? आज उसका नाम डेवलपिंग कंट्री के अंदर आया आता है। तो सब समय-समय की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो पहला आक्रमण कब हुआ था इसका? इसका एक आक्रमण तो हमने आगे पहले पढ़ लिया, ठीक है? भीम प्रथम के टाइम पे, ठीक है? तो वहाँ कहाँ किया था उसने जो आक्रमण किया था? उसने किया था सोमनाथ के मंदिर पे किया था। आप पूछ रहे हैं कि जो पहला आक्रमण था इसका, तो वो कहाँ पे वो कब हुआ था? वो हुआ था ना 1000 ईस्वी में। कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। देखिए बच्चे, इसमें थोड़ा डाउट रहता है, कई बार 1001 भी आता है, कई बार 1000 भी आता है, तो इसमें डाउट रहता है क्योंकि कुछ बुक्स कहती है कि ये 1000 में किया था, कुछ बुक्स कहती है 1001 में किया था, राइट? और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है तो डाउट वाले क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते नहीं है। मगर ठीक है, मैंने उसको कवर किया क्योंकि इसका जो आंसर होगा ना, मान लो या तो 1000 होगा या 1001 होगा, अगर इसमें से आता तो आप इसमें इसमें से टिक कर सकते हैं, ठीक है? छोड़ के नहीं आना बिल्कुल भी, ठीक है? महमूद गज़नी कि किस आक्रमण को उसके मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। एक तो ये महमूद गज़नवी था ना, ये अलग ही मतलब दिमाग का बंदा था। इसको मूर्तियाँ तोड़ने का बहुत शौक था, ठीक है? तो ये मूर्ति के बहुत खिलाफ था। तो जो उसकी जो पहली मूर्तिवाद के विरुद्ध जो उसकी जीत बताई जाती है, वो 1008 में नगरकोट के विरुद्ध बताई जाती है। नगर मतलब ये जहाँ भी जाता था, जिस मतलब लूट-पाट तो ये करता ही था, ठीक है? चलो ठीक है, लूट-पाट करता था। मगर जो इतिहा आज के टाइम में अगर आप देखोगे, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है वो टूटी-फूटी हुई है। बहुत सारी मूर्तियाँ जो वो टूटी-फूटी हुई है, वो कैसे हुई? तो ये जो लोग थे ये आते थे, धन भी यहाँ से लूट के लेके जाते थे, इतना कुछ यहाँ से, और यहाँ की जो संपदा थी उनको भी नुकसान पहुँचा के जाया करते थे। तो इन्होंने जो है वो सिर्फ़ इन्होंने धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को लॉस मतलब दिया है, बल्कि इनकी जो हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें थी ना, वो भी ये लोग तहस-नहस करके चले गए। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका इनका तो बहुत ज़्यादा बेकार इतिहास है, मोहम्मद गज़नवी का। इसने तो बहुत अति मचा के गया था क्योंकि 17 बार आक्रमण करना, समझ सकते हो 17 बार अगर कोई बंदा आके आक्रमण करके जा रहा है और अच्छे से लूट के जा रहा है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा धन होगा उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि महमूद गज़नवी ने थाने सर पर आक्रमण कर किस भगवान की प्रतिमा को यहाँ से ले जाकर गजनी के रंगभूमि में रखवाया था? तो कौन से भगवान की? चक्र स्वामी की यहाँ से मूर्ति लेके गया था, ठीक है? और उसको अपने वहाँ रखवाया था। कहते हैं ऐसा कि उसने वो मूर्ति जो वो आधी ज़मीन में गड़वा दी थी और आते-आते उसे पाँव मारा करता था। कितना सत्य है, कितना सत्य नहीं है, देखिए ये तो इतिहासकारों की बात है। मगर इतना ज़रूर था कि ये जो थे इनको मूर्तियों से बहुत अति ज़्यादा चिढ़ थी और ये लोग क्या करते थे, या तो उनको यहाँ तोड़ देते थे या यहाँ की मूर्तियाँ ले जाके वहाँ जाके अपने मतलब जो उनके जो राजमहल था इनका, शासक जहाँ ये करते थे, उनकी दीवारों पे या उनके मतलब सीढ़ियों पे लगा देते थे और उसके ऊपर कदम रख के, पाँव रख के चला करते थे। यानी कि हमारी जो धार्मिक चीज़ें जिनको हम बहुत मानते हैं, उनको ये अपने पैरों में रखा करते थे। तो ये मानसिकता थी उस समय के टाइम की लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण कब किया था? तो कब किया था सोमनाथ पे आक्रमण? 1025 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये
कब किया था आक्रमण? 1025 में किया था, ठीक है। कब किया था सोमनाथ पे आक्रमण? 1025 में किया था। और सबसे ज्यादा चर्चित आक्रमण कहा जाता है इसको। और इसमें कहता है कि 20 लाख दिनार की संपत्ति या उससे भी अधिक संपत्ति जो है ये यहाँ से लेके चला गया था। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस अब ये याद रखना कि सोमनाथ के समय जब उसने आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? भीम प्रथम था, ठीक है। कौन से वंश था? सोलंकी वंश से था। और कब किया था आक्रमण? 1025 में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? जो लास्ट उसका आक्रमण हुआ था, जो 17वां आक्रमण कहा जाता है, किसके विरुद्ध था? तो वो था 1027 में। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था इसका आक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने धारण की थी। किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने धारण की थी सर्वप्रथम। हालांकि इसके बाद कई लोगों ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की है, मगर कहते हैं कि सर्वप्रथम किसने की थी? महमूद गजनवी ने धारण की थी सुल्तान की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? कब मरा था ये? तो ये मरा था 1030 में, ठीक है। 1027 में इसका लास्ट था, ठीक है। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था इसकी। जो कौन सा आक्रमण होगा? 17वां आक्रमण होगा, क्योंकि 17वां आक्रमण किया इसने, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनी के साथ कौन कौन भारत आया था? तो कौन कौन भारत आया था महमूद गजनी के साथ? अल बुरूनी आया था, फिरदौसी आया था, उतबी आया था और फारूकी आया था। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है ना, देखिए मैं नहीं कहूँगी ग्रुप डी ग्रुप सी में नहीं आता, आ भी सकता है, मगर जो पीसीस के एग्जाम होते हैं, यूपीसी के एग्जाम होते हैं, वहां पे क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। कि महमूद गजनवी के साथ साथ कौन कौन भारत आया था, या फिरदौसी जो था वो किसके साथ भारत आया था, किस शासक के साथ आया था, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो ये होगा कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, या मोहम्मद गजनी के साथ कौन कौन भारत आया था, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या है कि मोहम्मद गजनवी के साथ कौन कौन आया था भारत? अलबरूनी आया था, फिरदौसी आया था, उतबी आया था और फारूकी आया था। कौन कौन आया था? अलबरूनी आया था, फिरदौसी आया था, उतबी आया था, फारूकी आया था। किसके साथ आए थे? गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? गजनी के साथ आए थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गौरी कहाँ का शासक था? तो अब महमूद गजनवी का चैप्टर खत्म हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया उसमें तो मैं आगे कवर कर लूंगा उसके अंदर से, ठीक है। अब उसका था गौरी। तो गौरी कहाँ का शासक था? तो गौरी शासक था गौर का। कहाँ का? गौर का। गौर भी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, राइट। और जो गजनी था वो भी कहाँ पड़ता था? अफगानिस्तान में पड़ता था। और जो गौर है, गौरी कहाँ का शासक था? गौर का शासक था। गौर कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। और ये शासक कब बना था? 1773 ईस्वी में शासक बना था। गौरी शासक कब बना था? 1773 ईस्वी में शासक बना था। अब है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना इसको। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम था इसका पूरा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो पहला आक्रमण कब किया था इसने? तो पहला आक्रमण किया था इसने 1175 ईस्वी में। कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध, ठीक है। और गोरी क्या था? जीत गया था इस युद्ध को। गोरी जीत गया था। तो जो मोहम्मद गोरी ने जो भारत में पहला आक्रमण किया 1175 में किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1175 में किया। किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया, और गोरी इस लड़ाई में जीत गया था। नेक्स्ट है, महमूद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया और कहाँ किया? तो दूसरा आक्रमण कब किया, कहाँ किया था? 1178 में किया था, 78 में किया था। कहाँ किया था? पाटन में किया था, गुजरात में। कहाँ पे? पाटन, गुजरात में किया था। पहला आक्रमण गौरी का कहाँ था? मुल्तान में। दूसरा आक्रमण कहाँ था? पाटन, गुजरात में। पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में। दूसरा आक्रमण क्या किया था? 1178 में, ठीक है। याद रखना इस चीज को अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें जो कौन जीता था? तो इसमें जो पहले जो युद्ध था, तराइन का युद्ध, इसमें जीता था मोहम्मद क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान। और कौन हार गया था? आई एम सॉरी, कौन हार गया था? मोहम्मद गौरी हार गया था। यानी जो पहला युद्ध जो हुआ था ना तराइन का, 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और मोहम्मद गौरी जो थे इसमें, मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था, ठीक है। और तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो एक साल बाद हुआ था, 1192 में।
इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के। और इस बार जो थे ना, वो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए थे। ठीक है, यानी कि तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। ठीक है, याद हो जाएगा। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ही युद्ध युद्ध हुआ था, मगर इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1178 ईस्वी में पाटन पर गौरी का आक्रमण किस शासक के शासक काल में हुआ था? तो 1178 में पाटन में आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, किस शासक के शासक काल में हुआ था? तो ये हुआ था भीम द्वितीय के। किसके? भीम द्वितीय के टाइम में हुआ था। और गौरी गौरी इसमें पराजित हो गया था। गौरी क्या हुआ था इसमें? पराजित हो गया था। तो 1178 ईस्वी में पाटन पर गौरी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और जब गौरी ने आक्रमण किया था पाटन गुजरात पर 1178 में, तो शासक कौन था? भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय था। और गौरी इसमें हार गया था। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? किन के बीच लड़ा गया था चंदावर का युद्ध? 1194 में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था और जयचंद इसमें हार गया था। ठीक है, देखिए थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जैसे मोहम्मद गौरी जो था और पृथ्वीराज चौहान जो थे, इनका जो पहला युद्ध जो हुआ था, जो हमने यहाँ पढ़ा है अभी, जो यहाँ हमने पढ़ा है, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, जब पहला युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया था। राइट, मोहम्मद गौरी हार के वापस चला गया था। अब मोहम्मद गौरी वापस जाके इसने क्या किया कि बैठा नहीं आराम से। राइट, इसने तैयारी वारी करी, अच्छे से तरीके से तैयारी करी इसने, फिर वापस आया 92 में। इतने में जो पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, ये थोड़े से रिलैक्स मोड में थे। ठीक है, इन्होंने देखा कि ये पहले भी आया था, वो हार गया था, उसको अच्छे से हमने उसको मतलब कहते हरा दिया था, तो इतना इशू नहीं है, मतलब उसको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। राइट, मगर क्या था कि मोहम्मद गौरी अपनी पूरी तैयारी में था। इसी दौरान क्या हुआ था, इसी दौरान जो पृथ्वीराज चौहान जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो जयचंद जी जो है, ठीक है, ये गढ़वाल वंश के शासक थे, इनकी जो पुत्री थी, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया था। ठीक है, और कहा जाता है जो विवाह जो इन्होंने किया था, ये मतलब इन्होंने भगा के शादी की थी उनको। अब क्या था कि उस समय थोड़ा सा ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती थी, अभी भी मायने रखती है। तो उस समय क्या था कि इससे जो जयचंद जी थे वो बहुत ज्यादा इससे नाराज हो गए कि यार तुमने ये गलत कर दिया बहुत ज्यादा हमारे साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राइट, तो इनकी पुत्री को लेके चले गए थे पृथ्वीराज चौहान जी। तो जयचंद के कहने पे ही ना मोहम्मद गोरी ने दोबारा आक्रमण किया था। और जब दोबारा आक्रमण किया था ना, तो जब दोबारा आक्रमण किया था, जो जयचंद जो था ना, वो मोहम्मद गोरी के साथ था। समझ रहे मत को, जयचंद जो था वो मोहम्मद गोरी के साथ था। तो इसलिए जो तो क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अपने जो दूसरे जो युद्ध थे 1194, क्या कहते हैं, 1192 का, ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 का, वो हार गए थे। ठीक है, ऐसा इतिहास बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो कब मारा गया था इसको? तो मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 में। कब हुई थी? 15 मार्च 1206 में हुई थी मोहम्मद गौरी की हत्या। 15 मार्च से मुझे कुछ और याद आ गया, मैं बता देता हूँ। हमने क्या कहते हैं, लूसेंट जी के में पढ़ा था, तो 15 मार्च का जो दिन होता है, 15 मार्च को दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। किसमें? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। और जो मेरा जन्मदिन है वो भी 15 मार्च को ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोहम्मद गोरी के बाद उसके किस गुलाम ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी? यानी कि मोहम्मद, देखिए पहले गजनवी आया, 17 बार आक्रमण किए, चला गया। गौरी आया, उसने तराइन के युद्ध युद्ध लड़े, चंदावर का युद्ध हुआ उसका, और वो अपना 1206 में उसकी हत्या हो गई। राइट, अब मोहम्मद गौरी की बात क्या है कि मोहम्मद गौरी के बाद उसका जो, अब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि गुलाम वंश शुरू होता है। जो गुलाम वंश है, किसका गुलाम है? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन ये कहना है कि मोहम्मद गौरी के बाद किस गुलाम वंश के ने भारत पर गुलाम वंश की नींव रखी? तो कौन थे वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, यानी कि जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी, मोहम्मद गौरी मारा गया था, तब उन्होंने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना की थी भारत में। और कौन किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बनेगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, 1206 ईस्वी में की थी। किसके
गुलाम थे बेसिकली, ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाई? तो कहाँ बनाई थी अपनी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो राजधानी बनाई थी लाहौर में। लाहौर कहाँ पे? पाकिस्तान। कहाँ बनाई थी? लाहौर में। लाहौर कहाँ पे? पाकिस्तान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। लाहौर कहाँ पे है फिलहाल वर्तमान में? पाकिस्तान में है। उस समय तो क्या था, उस समय सारा एक ही हुआ करता था ये भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुलाम वंश के शासक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पता भी होना चाहिए वैसे भी हमें जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस गुलाम वंश ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अब ये ऐसा क्वेश्चन क्यों आया कि कुतुब मीनार की कहते हैं कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी? क्यों? क्योंकि इन्होंने उसको कंप्लीट नहीं कराया था। ये अपने अपने जीवन के काल के अंदर उसको कंप्लीट नहीं करा पाए थे। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि गुलाम वंश के किस शासक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी? इन्होंने सिर्फ नींव रखी थी, इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं कराया था उसको। हम आगे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसके उसी के बारे में है। तो जो कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल ही बन पाई थी। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, ये उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसके बाद क्या था, इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बना दिया, ठीक है। पहले क्या थी, एक मंजिल थी, किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ने बनाई थी। तो पूछिएगा कि जो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ने रखी थी, ठीक है। उसका बाकी का काम किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। कितनी मंजिल बना दिया था उसको? 4 मंजिल बना दिया था, 225 फीट बना दिया था। फिर फिरोज शाह के तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसके जो ऊपर के जो चौथी मंजिल है ना, वो नष्ट हो गई थी। फिर क्या हुआ, इसके कारण फिरोज शाह ने इसमें 2 छोटी मंजिल बना के इसको 5 मंजिला कर दिया, ठीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी होगी? अब 9 फीट होगी, यानी कि 234 फीट हो गई थी। और कुतुब मीनार कहाँ पे है? ये आई थिंक सब जानते हैं कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में है। काफी अच्छी जगह है, ठीक है। मैं ऑलरेडी गया हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, फरीदाबाद में। तो काफी अच्छी जगह है। अगर आप कभी दिल्ली की तरफ आए, कभी घूमे, तो दिल्ली में वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी जगह है। अगर ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुतुब मीनार भी उसमें से एक है, आप वहां आ सकते हैं। बहुत टाइम पहले ही वो खुला था, अंदर से आप जा सकते थे अंदर, ठीक है। एक देवानंद की मूवी है, मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है, तेरे घर के सामने, उसकी शूटिंग भी उसके अंदर हुई है। मगर अब फिलहाल क्या है, क्योंकि अब बहुत ही पुरानी इमारत हो चुकी है, और देखिए भगवान ना करे कभी गिरे, मगर क्योंकि वो इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है, तो खतरे की वजह से उसको बंद कर दिया गया है। अब अंदर जाने की इजाजत नहीं है कुतुब मीनार के अंदर, ठीक है। मगर कभी आप आए दिल्ली की तरफ तो आप मोस्ट वेलकम, आप जरूर वहां पे देख के आइए। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस गुलाम वंश के शासक ने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस गुलाम वंश के शासक ने कराया? तो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो किसने कराया है अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया है। किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया है। अजमेर का 2.5 दिन के झोपड़े के झोपड़े मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा बोल देते हैं, 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद बोल देते हैं, का निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस गुलाम वंश के शासक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देखिए जितने ऐसा नहीं कहोगे कि सारे, देखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी बन के आ सकता है, मगर हाँ जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनका थोड़ा सा चांस रहता है बनने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुलाम वंश को लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला कहा जाता था? तो कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या करते थे? लाखों का दान यूं ही कर देते थे, कोई भी इनको दिखता था, मगर लगता था कि हाँ ये गरीब है, या कोई भी मान लो उस समय कोई दरख्वास्त लेकर आता था कि यार मुझे काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो ये ये क्या होता था कि ये लाखों का दान, लाखों के अशरफियाँ यूं ही दे देते थे। इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो किसने नष्ट किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आई थिंक हम सब जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इस हिस्ट्री के अंदर। और मेरी माने तो ये बिल्कुल ज्ञान का खजाना था। यहाँ पे इतनी चीजें थी, अगर अभी होती फिलहाल, तो आई थिंक हमारे पास कई चीजों के जवाब होते, राइट। तो इसको जो नष्ट किया था, किसने किया था? इसने
इसका नाम है बख्तियार खिलजी। ये ऐबक का एक सहायक सेना नायक था। कौन था ये? ऐबक का सहायक सेना नायक था। इसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। अब क्या था इसके दिमाग में, क्या चीजें थी जिसकी वजह से इन्होंने उसको नष्ट कर दिया? अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, तो दूर दूर से, मतलब बाहर के देशों से भी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। और कहा जाता है कि कई महीने लग गए थे इसको, मतलब इसकी आग को बुझने में। और यहाँ पे इतनी पुस्तकें थी, इतनी ज़्यादा नॉलेज थी यहाँ पे। ऐसा मेरा मानना है कि मान लो अगर ये सब चीज़ें होती आज की डेट में, तो आज के डेट में बहुत सारी बीमारी है, क्योंकि देखिए इस यहाँ पे जो ज्ञान था ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे था। ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे वो सारी चीज़ें अभी भी हमारे पास होती, तो हमारे पास पता नहीं मतलब मेडिकल साइंस में हम बहुत ही ज़्यादा, बहुत एडवांस होते, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होता। मगर वही है कि हिस्ट्री है, पास्ट है, और टाइम की बात है। तो अब बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको पूरा पूरा नष्ट कर दिया था, पूरा पूरा जला दिया था उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस गुलाम वंश के शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हुई थी? तो कौन सा गुलाम वंश का शासक था? चौगान, मतलब घोड़े पे पोलो होता है ना, जो पोलो खेलते हैं हम लोग, तो ये घोड़े पे पोलो खेला करते थे। तो किस गुलाम वंश की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरने पे, कब? चौगान खेलते समय। तो राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की था ये। घोड़े पे क्या कहते हैं, चौगान खेल रहे थे, और खेलते खेलते ये घोड़े से नीचे गिर गए और इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कहाँ पे है? तो कब्र कहाँ पे है इनकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र जो है वो लाहौर में है, क्योंकि देखिए हमने आगे पढ़ा था, इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। तो इनकी जो कब्र है वो भी कहाँ है? लाहौर में है। और लाहौर कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? तो कौन बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठा था आराम शाह। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है ना, वो सिर्फ 8 महीने का ही है। ये ज्यादा टाइम तो नहीं बैठा था वहाँ गद्दी पे, राइट? मगर इसका कई बार क्या होता है, आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे होगे ना, या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होगे, तो आपको ऐसा पर्टिकुलर वन क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको क्वेश्चन आएगा सीरीज का, कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको वो करो, सीक्वेंस में लगाओ। तो सीक्वेंस में वहां पे आराम शाह भी होगा। कई जगह पे आराम शाह के बारे में नहीं बताया जाता। तो क्या होता है कि उस समय आप क्या सोचोगे कि यार इसको कहीं भी फिट कर दूं, राइट? तो उसमें क्या होता है, आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, यानी कि पहला गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन था? आराम शाह था। ठीक है, याद रखना, आराम शाह था। भले ही 8 महीने के लिए था, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, राइट? तो आराम शाह की हत्या करके दिल्ली गद्दी पे कौन बैठा था? अब कौन बैठा था दिल्ली गद्दी पे? अब बैठा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बैठा था आराम शाह की हत्या करने के बाद। यानी कि अगर सीक्वेंस आएगा कभी एग्जाम में, तो कैसे बनेगा? पहले बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कौन बनेगा? फिर बनेगा आराम शाह, फिर कौन बनेगा? फिर बनेगा इल्तुतमिश। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस बनेगा। और कब बैठा था ये? 1211 ईस्वी में गद्दी पे बैठ गया था। कब बैठा था? 1211 ईस्वी में गद्दी पे बैठ गया था। यानी कि 1206 में तो इन्होंने नींव रखी थी। और देखिए बहुत जल्दी ही क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक की भी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद जो आराम शाह दूसरा है उसको भी मार दिया गया। और अब कौन आया? अब आया इल्तुतमिश। कब आया था? 1211 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इल्तुतमिश किस देश से संबंध रखता था? किस देश से संबंध रखता था? तुर्किस्तान से। किस देश से संबंध रखता था इल्तुतमिश? तुर्किस्तान से। ऐबक का गुलाम और दामाद, ठीक है, तो ये कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसका गुलाम तो था ही ये, और उसका दामाद भी था ये। ठीक है, और उस समय क्या था, जिस समय ये क्या कहते हैं, जब उसने जो गद्दी संभाली थी, ठीक है, गुलाम वंश की, उस समय क्या था ये बदायूं का गवर्नर था। कौन था ये? बदायूं का गवर्नर था। और कौन था ये इल्तुतमिश? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। और कहाँ से संबंध रखता था? कौन से देश से संबंध रखता था? तुर्किस्तान से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया? देखा हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, वहां ये क्वेश्चन था कि नींव किसने रखी। दो क्वेश्चन बने किससे? नींव किसने रखी? किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण पूरा किसने कराया था? निर्माण पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने निर्माण पूरा कराया था कुतुब मीनार का। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्तनत काल में किस गुलाम वंश के शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे?
सल्तनत काल में किस गुलाम वंश के शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? ध्यान रखना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ गुलाम वंश के बारे में पूछ रहा है। ये कह रहा है कि गुलाम वंश के शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या चलाया था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में अच्छे से बिठा लो। जो शुद्ध अरबी सिक्के जो थे वो किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी का टंका चांद और तांबे का जीतल। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, कौन था ये? गुलाम वंश का शासक था। कौन से नंबर का था? अभी हमने किया था। तो पहले क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर आराम शाह आया था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया था। तो तीसरे नंबर का था ये गुलाम वंश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किस गुलाम वंश के शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो किस गुलाम वंश के शासक ने की थी? किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। 1226 में की थी इक्ता प्रणाली की शुरुआत। कौन से गुलाम वंश ने? इल्तुतमिश ने। 1226 में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इक्ता प्रणाली होती क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज है इसका। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा 1226 में प्रारंभ की। इक्ता का अर्थ होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि दान देना। मतलब क्या था? जैसे सेना हुआ करती थी इनकी, तो ये सैलरी नहीं देते थे, जैसे आजकल में सैलरी होती है ना, तो सैलरी नहीं दिया करते थे, ये भूमि दान देते थे। ठीक है, तो एकता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों, राज्य अधिकारियों, कर्मचारियों को वेतन के में रुपए पैसे की जगह भूमि दी जाती थी। एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया तथा फिर से राज्य कर्मचारियों को वेतन के रूप में नकद भुगतान करना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है जो इल्तुतमिश ने क्या किया था, 1226 में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके अंदर उसने क्या किया था कि लोगों को वो सैलरी नहीं देता था और भूमि दे देता था। इसका कारण कहीं ना कहीं ये भी रहता था क्योंकि साम्राज्य इतना बड़ा होता था और ये क्या करते थे, पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो ये क्या करते थे, किसी को सैलरी, क्योंकि पैसा जाएगा, इससे बढ़िया क्या करते थे कि जो जिस जगह पे संभाल रहा होता है इस जगह को, उसमें थोड़ी थोड़ी भूमि उन्हीं को ही दान कर देते कि ये तुम्हारी भूमि हो गई है। तो ये उस बेस पे काम करते थे। मगर अलाउद्दीन खिलजी जब आया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी चीजें चेंजिंग करी। हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसने बहुत, मतलब उसने मान लो अगर राजनीतिक तौर पे कहे तो कई सारी चीजें चेंज की थी। तो उसमें से एक चीज ये भी थी कि उसने एकता प्रथा को खत्म कर दिया था और दोबारा से उन्हें नकद भुगतान कर देना शुरू कर दिया था कि आप जो सेना में सैनिक हो उनको हम सैलरी देंगे, जो कैश में उनको सैलरी देनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है कि किस गुलाम वंश के शासक ने तुर्कन ए चिल्गानी संगठन की स्थापना की थी? तो किस गुलाम वंश के शासक ने तुर्कन ए चहलगानी संगठन की स्थापना की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। क्या की थी? इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। क्या था मतलब? इल्तुतमिश ने क्या किया था? 40 लोगों का एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं तुर्क ए चिल्गानी। इसमें क्या था, ये इसकी प्रोटेक्शन क्या करते थे प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लो आज के टाइम में होता है ना जेट सिक्योरिटी, राइट? तो उसमें क्या होता है, कुछ सिक्योरिटीज होती है और जो एक पर्टिकुलर बंदे की सिक्योरिटी करते हैं उसको पूरा कवर करके रखती है। तो ऐसे ही इल्तुतमिश ने क्या किया था कि 40 गुलामों के सरदारों का एक संगठन बनाया था और उसका नाम दिया था तुर्क ए चिलगानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होज ए शामी शमशी, होज ए शमसी तैलाब 1230 ईस्वी में मेहरौली दिल्ली का निर्माण किसने कराया था? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो हौज ए शमशी तालाब है, कहाँ पे है ये दिल्ली में है, मेहरौली में है। ठीक है, कब बना था? 1230 में बना था। दोबारा रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हौज ए शमशी जो तालाब है कहाँ पे है? मेहरौली में है। मेहरौली कहाँ पे है? दिल्ली में है। बना कब था? 1230 में बना था। इसका निर्माण कराया किसने था? इसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। किसका निर्माण कराया था? हौज ए शमशी तालाब का 1230 में। कहाँ पे है? मेहरौली दिल्ली में है। किसने निर्माण कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। और 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। क्या बोलता था उसको वो? तुर्कन ए चहलगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो शुद्ध अरबी भाषा के जो वो थे सिक्के थे वो किसने किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस गुलाम वंश के शासक ने प्रथम बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी? ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा इल्तुतमिश। अभी दिमाग में आ रहा होगा कि हमने पहले पढ़ा था कि अब बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि तो किसी और ने भी प्राप्त की थी। ठीक है, गजनवी ने। देखिए, गजनवी ने जो प्राप्त की थी ना, उसका वंश अलग था। तभी दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना।
प्लीज 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 एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन को 1-2 सेकंड और अच्छे से पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है कि गुलाम वंश के किस शासक ने, सिर्फ ये पर्टिकुलर गुलाम वंश के बारे में बात कर रहा है, ना उससे पहले ना उसके बाद। राइट, ये गुलाम वंश के शासक के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि गुलाम वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी 1229 में ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी इल्तुतमिश की? इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में। कब हुई थी इल्तुतमिश की मृत्यु? 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? कौन बैठा था दिल्ली के इल्तुतमिश के बाद? उसका नाम था रुक्नुद्दीन फिरोज। कौन था उसका? वो ये इसका पुत्र था। ये बहुत टाइम तक नहीं बैठा था गद्दी पे क्योंकि ये इतना अच्छा शासक नहीं था। ठीक है, मगर क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में कई बार मैंने लास्ट टाइम दोबारा बोला था, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, उसके बाद सीक्वेंस आता है पीसेस के एग्जाम के अंदर, तो वहां पे पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर उसके बाद बैठा कौन था। तो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? रुकुद्दीन फिरोज बैठा था। और ये कौन था? ये इल्तुतमिश का बेटा था, मगर ये ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाया था। उसके बाद का जो क्वेश्चन वो ये है कि रुकुनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली गद्दी पे कौन बैठा था? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और ये प्रथम महिला शासक थी। कौन थी? प्रथम महिला शासक थी जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी। किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। यानी कि अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? और रुकुनुद्दीन फिरोज आया था। और रुकुनुद्दीन फिरोज के बाद कौन आया था? रजिया सुल्तान आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था, अच्छा कब जन्म हुआ, कब जन्म हुआ था इनका? 1205 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1205 ईस्वी में जन्म हुआ था रजिया सुल्तान का। कौन थी? प्रथम मुस्लिम शासिका थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रजिया सुल्तान ने कितने वर्षों तक शासक किया? कितने वर्षों तक शासक किया था इन्होंने? इन्होंने सिर्फ 5 वर्षों तक शासक किया था, या 4 वर्ष, लगभग लगा लो 4 वर्ष तक शासक किया था, 36 से लेके 40 तक का। ठीक है, कब किया था? 1236 से लेके 1240 तक का शासक किया था। क्योंकि क्या था कि ना, देखिए इस्लामिक कंट्री थी, राइट, लेडीज को इतनी ज्यादा आज़ादी नहीं थी। अब जब रजिया सुल्तान जो शासिका बन गई, क्योंकि इनका जो ब्रदर था वो इतना योग्य नहीं था, तो उसको हटा के इन्होंने शासिका का पद धारण कर लिया। तो क्या बनी ये प्रथम मुस्लिम शासिका बन गई। मगर क्या था, इन्होंने पर्दा प्रथा छोड़ दी। जब पर्दा प्रथा छोड़ी, मतलब ये बुर्का, मतलब जो बुर्का पहन के आते थे, जो उन्होंने वो छोड़ दिया, तो ये जब राज दरबार में आती तो ये फेस को मतलब दिखा के आती थी। ठीक है, तो जो वहाँ के जो लोग थे ना, वो उनको ये चीज पसंद नहीं आई। उनको लगा कि यार ये तो गलत है, ठीक है, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो इसके कारण क्या था कि वो लोग धीरे 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 उनके विरोध हो गए। ठीक है, तो धीरे धीरे जब उनके विरोध हुए तो क्या हुआ, षड्यंत्र रखना शुरू किया, कर दिया गया। और फिर उनकी इनकी लास्ट में इनकी मृत्यु कर दी गई। तो क्या हुआ था, इन्होंने जो शासिका जो टाइम किया था, जो टाइम पीरियड था ना इनका शासिका पे, मतलब दिल्ली की गद्दी पे बैठने का, वो बहुत ही कम टाइम पीरियड था। 1236 से लेकर सिर्फ 1240 तक की ये राज कर पाई थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान ने किसे अमीर ए आखुर नियुक्त किया था? तो किससे किया था अमीर ए आखुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के वर्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कि सॉरी, ये गलत हो गया। तो किसे किया था? मलिक जलालुद्दीन याकूत को। किसको? मलिक जलालुद्दीन याकूत को किया था। किसे किया था? अमीर ए आखुर मलिक जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। नेक्स्ट का आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रजिया सुल्तान की जो मृत्यु है ना, वो कैथल में हुई थी। कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1240 को हुई थी। देखिए, रजिया सुल्तान की मृत्यु पे क्वेश्चन आएगा ना, तो 1240 में हुई थी, 14 अक्टूबर को कैथल में हुई थी। मगर उनके कब्र के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा ना, आई थिंक सो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हिस्ट्री में ना इसका इसके ऊपर ना मतभेद है। ठीक है, अगर आप चेक करोगे, कुछ लोग, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कि उनकी जो कब्र है वो दिल्ली में है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनकी जो मत जो कैथल में है। राइट, तो जो उसका जो राइट आंसर है ना, वो राइट आंसर है ही नहीं। राइट आंसर जो है ना, राइट आंसर है ही नहीं उनका। तो क्या है कि इसके जहां पे भी इतिहास में डाउट रहता है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। राइट, मगर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी कैथल में। हुई कब थी? 14 अक्टूबर 1240 में हुई थी। राइट, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में इतना ही है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। और अच्छे से नोट्स बनाइए, देखिए अच्छे से वीडियो को गो थ्रू कीजिए, 1-2 बार वीडियो को पढ़िए, आपको समझ आएगी बहुत सारी चीज़ें।
हिस्ट्री वैसे मेरा पर्सनल है कि मेरा मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, राइट? और आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए उसको, और मैं भी कोशिश करूँगा कि जितना डीप जाके क्वेश्चन बना सकता हूँ तो बनाऊँगा मैं। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, राइट? आप हमारे वीडियो के ऊपर पॉलिटी से रिलेटेड भी चैनल देख सकते हैं, और भी कई सारे वीडियोज़ हैं। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाती है, कई बार मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो जल्दी ही आएगी, उस पे हम काम कर रहे हैं, राइट? और क्या कहते हैं, ज्योग्राफी से भी हम स्टार्ट करने के जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं कि ज्योग्राफी की सीरीज भी पूरी जल्दी से स्टार्ट कर दी जाए। तो आई होप जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और फोकस रखिए एग्जाम के ऊपर, क्योंकि जल्दी देखिए एग्जाम भी हो गए, राइट? तो तैयारी करते रहना चाहिए। ऐसा मत करिए कि एग्जाम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं और हम एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ेंगे। देखिए हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंटिन्यू स्टडी जो होती है ना, वही एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करती है। ऐसा नहीं होगा कि आज पढ़ लिया और कल छोड़ दिया, फिर परसों पढ़ लिया और तरसों छोड़ ही दिया। तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? बाकी हर बंदे का अपना-अपना तरीका होता है, आप अपने तरीके के हिसाब से पढ़िए, राइट? और अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।